आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 क्या है। तो जो केमिस्ट्री है इसे पढ़ना सबसे आसान है और ये सबसे इजी चीज़ है, पर शर्त ये है कि आप पढ़ने वाले बन जाएं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो अभी अपना नोटबुक उठा लें, अपने हाथ में एक पेन एक पेंसिल ज़रूर रख लें। अगर आप ये चीज़ें अपने साथ रखेंगे तो आज ये केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 1 आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं कि केमिस्ट्री हमारे पास क्या है। तो आज जो केमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की, तो ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो जनाब असल में केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस से निकला हुआ एक लफ्ज है। ये जो साइंस है ना, ये साइंस खुद एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और लैटिन का जो वर्ड था वो था हमारे पास साइंशिया। ठीक है जी, मुख्तलिफ लोग इसे मुख्तलिफ तरीके से लिखते हैं, इसे ऐसे भी लिखा जाता है साइंशिया। तो ये एक साइंशिया वर्ड था। साइंशिया से निकला था साइंस, जिसका मतलब हमारे पास क्या बनता था? नॉलेज। आपको पता है कि जो नॉलेज हमारे पास होती है इसके भी मुख्तलिफ इकसाम हुआ करते हैं। अब नॉलेज जो है ये कैसे होती है? ये 3 तरह मुश्तमिल होती है। एक क्या होती है? हाइपोथेसिस। ठीक है जी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और प्लस इसके साथ इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक्सपेरिमेंट। तो हमारी जो नॉलेज होती है साइंस के अंदर ये 3 चीजों के ऊपर मौजूद होती है, मुश्तमिल होती है। तो देखिए इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे क्योंकि ये पिछले टॉपिक्स में हो चुकी है। तो जो नॉलेज है हमारे पास ये इन 3 फेनोमेनास पर डिपेंड करती है। अब जो साइंस है ये लातीनी जबान से निकला हुआ साइंशिया से एक वर्ड है जिसका मतलब था नॉलेज। अब इस साइंस की 3 मेन इकसाम है। एक हमारे पास क्या कहलाती है? फॉर्मल साइंस। ये जो फॉर्मल साइंस है इसे हम लोग लॉजिकल साइंस भी कहते हैं। फॉर्मल साइंस हमारे पास लॉजिकल साइंस भी कहलाती है। इसमें हमारे पास मैथ या वो तमाम चीजें जिन्हें जो जहन को सोचने पर मजबूर करती हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है, ये हमारे पास फॉर्मल साइंस कहलाती है। इसके बाद दूसरी साइंस आ जाती है जिसे कहते हैं सोशल साइंस। ये जो हमारे पास सोशल साइंस है इसके अंदर हम लोग एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है जी, और इन्वायरमेंटल साइंस और इसके साथ जितनी भी सोशल साइंस हैं या सोशल एक्टिविटीज हैं, बाहमी ताल्लुकात हैं लोगों के, वो सारी साइंसेस किसके अंदर पढ़ी जाती हैं? सोशल साइंस में पढ़ी जाती है। अब जो केमिस्ट्री है ये साइंस की तीसरी टाइप में आ जाती है। अब वो तीसरी टाइप साइंस की कौन सी है जिसके अंदर केमिस्ट्री पाई जाती है? तो वो है हमारे पास यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस। हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी साइंस आजकल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है तो उसे यूनिवर्सल साइंस कहा जा सकता है। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइंस भी कहलाती है, एक्सपेरिमेंटल साइंस। अब इसके अंदर 3 किस्म की साइंस आ जाती है। एक कौन सी है हमारे पास? केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस फिजिक्स। ये जो 3 मेन चीजें हैं ये हमारे पास किसके अंदर आ जाती हैं? यूनिवर्सल साइंस के अंदर आ जाती हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक असल में केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है तो हमने वापस आ जाना है अपने टॉपिक पर जिसे हम लोग कह रहे हैं केमिस्ट्री, और इसका हमने इंट्रोडक्शन करना है और हमने देखना है कि हम केमिस्ट्री के अंदर किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो जनाब ये जो केमिस्ट्री है ये हमारे पास क्या है? ये स्टडी ऑफ मैटर, मादे के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। अब मैटर क्या है? एनीथिंग व्हिच हैज मास, कोई भी चीज जिसके पास मास है, एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, और वो कुछ ना कुछ स्पेस रखती है, उसे क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। कोई चीज जिसमें वजन हो और वो जगह घेरे। दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सारी की सारी वजन भी रखती हैं और जगह भी घेरती हैं।
जैसे कि हमारे पास क्या है, एयर, हवा, ये गुब्बारे में भर दी जाती है तो गुब्बारा फूल जाता है, यानी कि एक जगह घेरती है। इसी तरह से अगर कोई टायर पंचर हो जाए तो हल्का हो जाता है, अगर टायर में हवा भर दी जाए तो वो भारी हो जाता है, इसका मतलब इसमें वजन है। इसी तरह से अगर हम चले जाए रोशनी की किरणें देखें तो उनके अंदर भी फोटॉन पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब इसी तरह से क्या है, ये सारी चीजें दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब वजन रखती हैं और जगह घेरती हैं, तो हमारे पास वो क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। अब स्टडी जो है इसे हमने 3 चीजों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, यानी कि जो स्टडी होगी इसे करने के लिए हमें 3 चीजें पढ़नी है। अगर हमने केमिस्ट्री पढ़नी है तो फिर हमने एक तो उस चीज की क्या पढ़ना है, हमने कंपोजिशन पढ़नी है कि वो बनी किस चीज से, प्लस हमने उस चीज की क्या पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़नी है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और प्लस अब ये प्रॉपर्टीज के अंदर ही आ जाता है, या आप इसे अगर कंपोजिशन में गिनना चाहें तो भी गिन सकते हैं, रिएक्शन पढ़ने हैं कि वो चीज किसी चीज के साथ रिएक्शन कैसे करती है। ठीक है जी, रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी केमिस्ट्री की कि भाई केमिस्ट्री क्या है, कहता है स्टडी ऑफ मैटर, पर कैसे स्टडी करनी, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी शक्ल कैसी है, उसकी खासियतें क्या है, उसके रिएक्शन क्या है। अब कंपोजिशन तो आपको पता है, जैसे हमारे पास ये H2O हो तो मैं कहूं कि ये H2O कैसे बना है, ये हमारे पास इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और एक इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो ये इसकी कंपोजिशन है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिले तो फिर क्या बन गया हमारे पास, H2O बन गया। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, हमें पता है कि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, लेकिन 2 जो होते हैं वो ऐसे एटम पड़े होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं जो लोन पेयर सॉरी इसके साथ बॉन्ड पेयर बना देते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी। इसी तरह से जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डिवाइडेड होती हैं। अब किस तरह से डिवाइडेड होती हैं ये प्रॉपर्टीज, ये 2 होती हैं, एक होती है फिजिकल, ठीक है जी, और दूसरी होती है केमिकल। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास पाई जाती हैं ये कैसे होती हैं, और जो केमिकल पाई जाती हैं ये कैसे होती हैं, तो याद रखिएगा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि हमारे पास स्मेल, ठीक है जी, टेस्ट, वो चीजें जो जाहिरी दिखाई दे रही है, जैसा भी कोई चीज बाहर से दिखाई दे रही है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, पर जो उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं दीज आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे कि हमारे पास कोई पानी पड़ा हो जिसके अंदर हम चीनी को घोल दें, अब चीनी दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन जब उस पानी को पिएंगे तो फिर क्या होगा, वो पानी हमें मीठा लगेगा। इसका मतलब उसके अंदर कोई अंदर केमिकल तब्दीली आ गई है, तो दैट इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल हमेशा क्या होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं, और ये प्रॉपर्टीज हमारे पास हमेशा क्या होती हैं, इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है जी, अंदरूनी प्रॉपर्टीज, इंटरनल प्रॉपर्टीज। अब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आपस में मिले तो मिले क्यों, अगर मिले तो मिले क्यों, ये तो हमारा अलग टॉपिक होगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलके पानी बना रहे हैं, तो जब ये आपस में मिले, जब इन्होंने एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया, इंटरलिंक हुए, तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिएक्शन कहलाते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो जाती है कि केमिस्ट्री की मेन चीजें हो जाती है। ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन है। अगर आप केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहें तो कुछ यूं लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद, जो किसके साथ डील करती है, डील्स विद स्ट्रक्चर, शक्ल के बारे में बताती है, प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है, एंड प्रॉपर्टीज, और क्या हमारे पास बाकी रह गया, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, और रिएक्शन ऑफ मैटर के बारे में बताती है कि हमारे पास जो रिएक्शन हो रहे हैं मैटर के अंदर वो किस तरह से हो रहे हैं। यानी केमिस्ट्री हम लोग एक ऐसी चीज को कह सकते हैं जिसमें हमें ये चीजें सारी पता लग जाएं
कि केमिस्ट हमारे शक्ल कैसी है उसकी, बनावट कैसी है उसकी, वो किस चीज से बना हुआ है, उसे कौन सी मेन ऐसी चीजें हैं जिनकी उसे जरूरत पड़ जाती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी की कुछ शक्ल बनाएं तो वो शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी। ऐसे समझ लेंगे हमारे पास एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब ये जो हाइड्रोजन का हमारे पास मौजूद मॉलिक्यूल है, इसके साथ सॉरी वाटर का एक मॉलिक्यूल हमारे पास जो मौजूद है, इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच है, एक ये हाइड्रोजन अटैच है और एक हमारे पास ये हाइड्रोजन अटैच है। एक ऑक्सीजन हो गया, दो इसके साथ क्या हो गए, हाइड्रोजन अटैच हो गए। जब ऐसा हो गया, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन अटैच हो गया, तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की बन जाएगी। ठीक है जी, तो अब ये हमारे पास क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब हम इसे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कह रहे हैं तो अब इसके साथ क्या अटैच है, ये वाली सेम कंपोजिशन है इसकी, दो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता लग गया कि इसके साथ दो क्या है, दो हाइड्रोजन, दो इसके साथ हाइड्रोजन है और एक इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। तो इसकी शक्ल भी बन गई और इसकी हमें कंपोजिशन का भी पता लग गया। अब इसका काम क्या है, इसका काम आपको पता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो ये काम क्या करेगा, ये उन चीजों को अपने अंदर हल करने की कोशिश करेगा। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर, ये सारी चीजों को हल कर लेता है, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ये लिख लें। तो मजीद आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास मेन टॉपिक आ जाता है वो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास होती क्या है, ठीक है जी, सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमने देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या है, इनके रूल्स क्या है, हमने किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करना है। तो जी बिल्कुल इजी है। देखिए असल मसला क्या होता है कि हम किसी चीज को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होते हैं। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लिए जाए तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास मार्कर है, आपने इस मार्कर को नापा तो इसकी जो हमारे पास जो विड्थ निकली है, इसकी जो लेंथ निकली वो थी 24.32 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो हमारे पास है ये एक्यूरेट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्यूरेट कहलाएगा। एक्यूरेट क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये हमें कंफर्म है कि ये वाली हमारी वैल्यू है, पर इसके बाद ये जो हमारे पास है ये डाउटेबल डिजिट कहलाएगा। डाउटेबल डिजिट, डाउटेबल डिजिट क्यों कहलाया, ये डाउटेबल डिजिट इसलिए कहलाया क्योंकि ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, ये मुकम्मल नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप सोचें ये हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, अब हमने नापा इसे तो ये यहां पर आ गया 24 पर, ठीक है नहीं 24। अब यहां से ये 25 शुरू हो रहा है, तो अब ये 24 और 25 के दरमियान बहुत कम डिस्टेंस है, हमें एक्यूरेट नहीं है कि ये 3 है 2 है क्या है। तो जो बीच में जो बढ़ा हुआ ये वाला डिस्टेंस है ना, ये हमें बिल्कुल मुकम्मल ही पता नहीं है कि ये कौन सा है, फिक्स पता नहीं है। ये तो एक्यूरेट है, हमें पता है 24 था, और 24 से कितना सा आगे था वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का डाउटेबल डिजिट कहलाता है। अब हमने अगर किसी चीज की सिग्निफिकेंट फिगर्स मालूम करनी है तो हम कैसे मालूम करेंगे, ये देखिए, इसके लिए हमारे पास रूल होते हैं। सबसे पहले आपको रूल याद करने। रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है कि all non-zero digits are all non-zero digits are significant। जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट हैं वो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब किस तरह से, मिसाल के तौर पर हमारे पास हो 1.32,
तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है। 3.4121 एग्जांपल ले ले, कोई भी हमारे पास हो, तो ये 2 4 और 5 सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से इधर चले जाए तो 6.1234, तो ये हमारे पास क्या है? 2 4 और 5 सिग्निफिकेंट्स हैं। तो जितने भी ऐसे डिजिट जो हमारे पास क्या हो, सारे के सारे नॉन जीरो हो, तो वो क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट्स कहलाएंगे। अब रूल नंबर 2 हमारे पास कहलाता है कि वो तमाम डिजिट्स जो 2 जीरो के दरमियान पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? वो भी सिग्निफिकेंट्स कहलाएंगे। कहते हैं all zeros between non-zero digits are called significant। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट कहेंगे। अब ये हमारे पास किस तरह से, जैसे वो हमारे पास 4.03 जहां पर 0 है लेकिन फिगर दोनों सिग्निफिकेंट्स के दरमियान है, तो इस वजह से ये इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 होंगे। इसी तरह से हमारे पास 4002, तो यहां पर भी 0 तो है लेकिन 2 सिग्निफिकेंट्स के दरमियान है, बीच में है, तो इस वजह से कितने होंगे? 4। इसी तरह से हमारे पास ऐसे 5000076, तो अब 2 4 6 8 2 4 6 7 सॉरी, तो कितने हो गए? 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो कहने का मतलब ये कि रूल नंबर 1 था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट्स। फिर कहता है कि अगर 2 सिग्निफिकेंट्स के दरमियान 0 आ जाए तो दैट इज आल्सो नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। अब तीसरे नंबर पर जो चीज हमारे पास आ जाती है, रूल नंबर 3 कहता है एंडिंग 0 इज सिग्निफिकेंट। एंडिंग 0 इज सिग्निफिकेंट, कि जो लास्ट वाला 0 है वो भी हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट है। अब किस तरह से कहता है? 2.300, तो यहां पर हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये एंडिंग 0 है, तो कितने हो गए? 2 और 4 सिग्निफिकेंट्स। अगर इधर चले जाएं तो फिर क्या कहलाएगा? 3.00, ठीक है, तो ये भी हमारे पास कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट्स हो गए। इसी तरह से हमारे पास हो 120, तो ये भी हमारे पास क्या हो गए? सिग्निफिकेंट्स हो गए। कितने हो गए इसके अंदर सिग्निफिकेंट्स? 1 2 3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या था? कहता है एंडिंग 0 सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ये आपने याद रखना है कि एंडिंग 0 तो सिग्निफिकेंट कहलाएगा, पर एक सूरत में कहलाएगा कि ये अगर आफ्टर डेसिमल हो, ठीक है, आफ्टर डेसिमल हो, ये जितने भी है ना, डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद हो, आफ्टर डेसिमल। अगर पॉइंट नहीं है, मिसाल के तौर पर सिर्फ ऐसे लिखा हो 2300, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट्स हैं? याद रखिएगा इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट्स हैं। इसी तरह से यहां पर अगर ऐसे लिखा हो 300, तो इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट है। और इसके अंदर 120 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसके दरमियान डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल नहीं है तो फिर क्या कहलाएगा? वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा जी, आपने याद रखना, ठीक है जी। मजीद आगे चलें। रूल नंबर 4 हमारे पास है। 4 रूल नंबर जो है हमारे पास वो कहता है इनिशियल डेफिनेशंस। हमारे पास क्या है? सबसे पहले कहता है एलिमेंट। एन एलिमेंट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, व्हिच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, यानी कि एलिमेंट्स को हम लोग मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास पुरानी डेफिनेशन थी एलिमेंट की। आजकल के दौर में हम लोग इसे मजीद एटम्स के अंदर तोड़ सकते हैं एलिमेंट को। फिर कहते हैं एटम क्या होता है? कहते हैं एटम इज सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन। कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा जर्रा है जो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट कर सकता है। इसके बाद सिंबल है,
कहते हैं सिंबल किसे कहते हैं, कहते हैं जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स जो दरियाफ्त हो चुके हैं, आपको पता है कि इस वक्त 110 एलिमेंट्स जो है वो तकरीबन दरियाफ्त हो चुके हैं, और इसमें से 92 हमारे पास क्या है, 92 हमारे पास नेचुरल हैं, जबकि बाकी कितने बचे 18, तो ये मेन मेड है। ठीक है जी, 92 नेचुरल हैं और ये क्या है हमारे पास मेन मेड एलिमेंट्स हैं जो पीछे बच जाते हैं। फिर कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल हमारे पास एक सिंपल फॉर्म है, सिंपल पार्टिकल है कंपाउंड का जो टेक पार्ट करता है रिएक्शन के अंदर। याद रखिएगा जो टर्म मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, जो टर्म मॉलिक्यूल है ये हमेशा हम लोग गैस और लिक्विड के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसे हम लोग कभी सॉलिड के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर इसके बाद कहते हैं कंपाउंड, इट इज प्योर सब्सटेंस ऑफ मैटर विद डेफिनेट अरेंजमेंट। डेफिनेट अरेंजमेंट के साथ प्योर सब्सटेंस है मैटर का, उसे कंपाउंड कहा जाता है। ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास कंपाउंड है ये हम लोग सॉलिड, गैस और लिक्विड सब के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, पर स्पेशली ये सॉलिड के लिए इस्तेमाल होता है। फिर कहता है मिक्सचर। मिक्सचर कैसे कहते हैं, कहता है जब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स कंबाइंड विद टुगेदर, कि जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं लेकिन फिजिकली फॉर्म में नोन एज मिक्सचर। याद रखें 2 आर मोर देन 2 आर मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा। फिर कहते हैं एरर, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू, यानी कि एक हमारे पास वैल्यू है जो हमारे पास क्या है 1.35 है, और अब जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो आ रही 1.0 वैल्यू आ रही है, तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा हमारे पास एरर कहलाएगा। तो एरर किसे कहते हैं, जो हमारी असली वैल्यू है उसके अंदर और जो अब हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल कर रहे हैं उसके अंदर जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज एरर। फिर कहते हैं कि एरर की इकसाम होती है, एक क्या है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर और एक हमारे पास क्या है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर का दूसरा नाम डिटरमिनेट एरर भी है। कहते हैं ये क्यों होता है, ये सिस्टम की वजह से होता है। जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से वाश किया हुआ नहीं होता या इसके अंदर कोई और मसला आ जाता है, तो जिसकी वजह से सिस्टम की वजह से जो एरर काज होता है दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। और जो रैंडम एरर है हमारे पास ये अननोन वजूहात, अननोन इस वजह से लिखा गया है कि इसमें थोड़ा बहुत सिस्टम का होता है, थोड़ा बहुत हैंडलिंग का होता है, थोड़ा बहुत हमारे जो केमिकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनका, तो मुख्तलिफ इकसाम का जो एरर होता है इस वजह से लिखा गया है अननोन काज की वजह से। ये असल में काज पता ही नहीं लगता, थोड़ा बहुत एरर आता रहता है और ये कभी भी हम लोग खत्म नहीं कर सकते। कहता है इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मे बी पॉजिटिव, हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है ये नेगेटिव हो। अब एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है, जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है जो असली वैल्यू है 0.3, ठीक है जी, अब इसके करीब करीब वैल्यू यानी कि 0.2 वैल्यू आ गई तो भी एक्यूरेसी है, अगर 0.1 वैल्यू आ गई तो भी एक्यूरेसी है। याद रखें 0.3 तक जो वैल्यू है एक्यूरेसी में है, चाहे वो नेगेटिव में जाए चाहे वो पॉजिटिव में जाए, तो 3 पॉइंट तक हमारे पास क्या है एक्यूरेसी में है। लेकिन अगर 3 से मजीद आगे चली गई तो फिर वो हमारी एक्यूरेसी के अंदर वैल्यू नहीं आएगी। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी जो हमारे फर्स्ट लेक्चर के साथ लिंक करती हैं, इन्हें जरा सा आपने देख लेना है। और जो हमने पीछे सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ और केमिस्ट्री के थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा तो आपने उसे भी देख लेना है। इसके बाद मजीद हम जो सीखेंगे आगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसके अंदर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसी के अंदर हम लोग एडिशन करेंगे और उसी के अंदर हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे कि किस तरह से ये चीजें होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, तो उसे हम लोग मजीद कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए सदासु भागवती।